हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग इंटीग्रेशन का खौफ भगाओ का सीरीज में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू हो गया सबका 12th क्लास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ही डेरिवेशंस, जितने भी डेरिवेशंस हो सकते हैं पॉसिबल डेरिवेशंस, वो सारे डेरिवेशंस का बेसिक अप्रोच कैसे होगा, वो सारे डेरिवेशंस के फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट मिस आउट दिस लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, सो आज क्या क्या डिस्कस करने वाले थोड़ा बता देता हूँ आपको, फ्लो क्या होगा कंटेंट का। पहले हम लोग एक रॉड लेंगे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे एक्सियल पॉइंट से क्या डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो डिराइव करेंगे। देन ड्यू टू आर्क, कोई भी रैंडम आर्क ले लेंगे, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे। रिंग के लिए देखेंगे, रिंग का एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे, रिंग यहाँ पर है, उसके कुछ डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके कुछ वेरिएशंस देखेंगे। देन यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्ट्रेट वायर, एक वायर है, उसके कुछ डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, स्पेशली सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और एक्चुअली फाइनाइट वायर के लिए भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देन हेमिस्फीयर के लिए, आधा स्फीयर है जो चार्जड है सरफेस पे, उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको डिराइव करेंगे। देन सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ऐसे ही हॉलो स्फीयर के भी बता देंगे आपको, हॉलो स्फीयर के अंदर और बाहर भी बता देंगे, उन सबके ग्राफ भी डिराइव करेंगे। देन ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर के कारण अंदर बाहर डिराइव करेंगे। एंड कुछ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें 11th क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम फॉर्मूलास ग्रेविटेशन में भी होंगे। आपको g को रिप्लेस करना है, -g को रिप्लेस करना है k से, तो फॉर्मूला सिमिलर होते जाएंगे, फॉर्मूला सिमिलर होते हैं। और मास को रिप्लेस करना है चार्ज से, मास को रिप्लेस करना है चार्ज से, तो हम लोग चार्ज के लिए डिराइव कर रहे हैं। बट ऑल दिस फॉर्मूलास आर वैलिड फॉर ग्रेविटेशन एज वेल। इफ़ यू रिप्लेस योर k भी, k को यहाँ पर हम लोग k लिखने वाले 1/4πε0 को, उसको रिप्लेस कर दे -g से, और मास को रिप्लेस कर दो चार्ज से, तो सारे फॉर्मूलास ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड हो जाएंगे आपके लिए। सो ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट लेक्चर यू विल बी सीइंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशंस। सो स्टार्ट करते इस जर्नी को, है ना। अगर आपको 1-2 डेरिवेशंस आते हो उसको स्किप कर सकते हो, बट डेफिनेटली क्लाइमैक्स देख के जाना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला डेरिवेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। तो एक रॉड ले लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी का रॉड, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। ओके, दिस इज द रॉड वी हैव टेकन, जिसका मास चार्ज q है, लेंथ l है, इसका टोटल लेंथ जो है वो l लेंथ का है। आप इससे कुछ डिस्टेंस a पे, कुछ a डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी, इस पॉइंट पे ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे? सो दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, सो इसका लैम्बडा जो हो जाएगा वो Q/L हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा Q/L, मास पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पर Q/L हो जाएगा। ओके, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का रॉड है जो चार्ज से भरा हुआ है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप x पे जाके, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लीजिए, dx का एलिमेंट लीजिए, है ना। ये डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ a है। आपने x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, x पे जाके dx का एलिमेंट लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो वो होता है KQ/R² टाइप, बट ये होता था पॉइंट चार्ज के लिए। स्मॉल चार्जेस के लिए, स्मॉल पॉइंट कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए स्मॉल चार्ज को स्मॉल पॉइंट चार्ज मान के इंटीग्रेट करना होता है पूरे सरफेस के लिए। तो उसके लिए टेक्निक जो आपको यूज़ करनी है पूरे चैप्टर में, इंटीग्रेशन के छोटा सा चार्ज dQ/R², लिमिट आपकी जो भी होगी इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पूरा इंटीग्रेशन, ये आपका पूरे डेरिवेशंस के लिए शॉर्ट ट्रिक का याद रखना है, इंटीग्रल k स्मॉल dQ/R², वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस लॉजिक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर k इज बेसिकली 1/4πε0, k क्या है 1/4πε0। ओके, k की वैल्यू 1/4πε0 है एंड इट्स नॉट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, k की वैल्यू 1/4πε0 है।
इतना बड़ा लिखना ना पड़े, इसलिए हम लोग के यूज़ करते हैं। ओके, चलो तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी क्यू जो चार्ज हो जाएगा वो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा, मतलब लैम्बडा डी एक्स हो जाएगा। इस लेंथ के लिए छोटा सा चार्ज जो होगा डी क्यू चार्ज होगा, उस डी क्यू चार्ज को मैंने क्यू बाई एल इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल डी ई, ये छोटा सा ईजी सा डेरिवेशन टू स्टार्ट विथ, देन विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ओके, तो इसका क्यू बाई एल, के तो के ही है, के तो कॉन्स्टेंट, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। वो एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर लिख देते है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x। लिमिट्स क्या लेते पहले समझते हैं। यहाँ पर जब स्टार्ट करो, चार्ज स्टार्ट हो रहा है एस पॉइंट पे, वहाँ पर x की वैल्यू a है, और चार्ज एंड हो रहा है इस पॉइंट पे, तो वहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x इक्वल टू a है, यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस एल है। तो आपका लिमिट्स a से a प्लस एल तक होगा, a से लेके a प्लस एल तक लिमिट होगा। तो लिमिट समझना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो E इक्वल टू के क्यू बाई एल को बाहर निकालते कांस्टेंट से, -1/x, लिमिट लगा दो a से a प्लस एल। तो पहले a सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट उल्टा हो जाएगा, ऐसे भी मान सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हो जाएगा के क्यू बाई एल इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। सो ये सिंपल सा डेरिवेशन है। इसमें मैंने यूनिफॉर्म डेंसिटी मानी है, बट लॉजिक सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी में अगर मैं दे दूँ लैम्बडा इक्वल लैम्बडा नॉट इंटू एक्स, या लैम्बडा नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर, ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो उसको यहाँ पर लैम्बडा इंटू डी एक्स की जगह लैम्बडा नॉट एक्स, या लैम्बडा नॉट एक्स स्क्वेयर, या लैम्बडा नॉट एक्स क्यूब, उस तरह सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कीजिए आप। इंटीग्रेट करने से आपको टोटल वेरिएशंस पता चलेंगे। सो मेक श्योर मेथड ये समझ में आनी चाहिए। वेरिएबल डेंसिटी दे सकते हैं क्वेश्चन में, है ना, तो कोई टफ पार्ट नहीं है। लैम्बडा की जगह लैम्बडा इंटू लैम्बडा कॉन्स्टेंट की जगह लैम्बडा नॉट इंटू एक्स, लैम्बडा नॉट इंटू एक्स क्यूब, या लैम्बडा बाई एक्स, ऐसा कुछ दे देंगे, तो उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो आपको आता है, राइट। हमने 4-5 इंटीग्रेशन के अच्छे वीडियोस लिए हुए, आप उसको रेफर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन पे चाहते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे इंटीग्रेशन आने वाले आगे, देखना। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ यूनिफॉर्म रॉड के कारण एट एन एक्सियल पॉइंट। देन हम लोग देखेंगे ड्यू टू एन आर्क। एक आर्क ले लेते, उसके सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे क्या होने वाला है। सो दिस इज योर आर्क, ओके, रैंडम आर्क ले लिया मैंने। इसके सेंटर पॉइंट यहां पर कहीं पर उसका सेंटर है मान लेते हैं, ओके। सो इसके सेंटर पे हम लोग देखना चाहते हैं, इसके सेंटर पे हम लोग देखना चाहते हैं। ये टोटल एंगल में ले रहा हूँ अल्फा, टोटल एंगल इज अल्फा। ये आर्क का जो एंगल है अल्फा है। इस पे चार्ज भरा हुआ है, जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्बडा, लैम्बडा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिराइव करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे देखिए आप ध्यान से। इसको मिड पॉइंट से ऐसे मैंने मान लिया, कट किया। यहाँ से आप थीटा पे जाके, एक एंगल थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लीजिए। ये छोटा सा एलिमेंट आपने लिया डी थीटा एंगल का। ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो आप ये लेंथ सोच सकते हो कितना होगा। ये वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। ये लेंथ हो जाएगा आर डी, बिकॉज लेंथ इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। इस रेडियस को आर बोला गया, इस रेडियस को मैंने आर बोला गया है, इस रेडियस इज आर, ओके। तो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर ऐसी होगी। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ऐसे होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई ऐसे होगा। ये एंगल बना रहा है थीटा यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो डी का एक कॉस कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, साइन कॉम्पोनेंट -x की तरफ आ रहा है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊँ इस तरफ, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो इसका नीचे का एक कॉम्पोनेंट आएगा, एक कॉम्पोनेंट +x की तरफ आएगा। तो +x की तरफ जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो साइन कॉम्पोनेंट है, और कॉस कॉम्पोनेंट -y की तरफ आ रहा है।
तो ये सारे y कंपोनेंट जुड़ के ऐड हो जाएंगे। x कंपोनेंट्स इस तरफ और इस तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट, जितना एंगल यहाँ थीटा लिया उतना एंगल थीटा यहाँ लेता, तो उसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट कट जाता है। वैसे ही सारे x कंपोनेंट्स दोनों तरफ कट जाएंगे। तो आप इसका दो कंपोनेंट में देख सकते हो, इंटीग्रल डी साइन थीटा विल लीड टू 0, ओके, बिकॉज y कंपोनेंट्स ही जुड़ेंगे, x कंपोनेंट्स कट जाएंगे, x कंपोनेंट्स कट जाएंगे, इंटीग्रल डी साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो आपके लिए बचा हुआ कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रल डी कॉस थीटा। तो नेट ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल डी कॉस थीटा। अब समझो डी कैसे लिखते थे, के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब चार्ज तो आर डिस्टेंस पे ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज कैसे लिखते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इंटू उसका लेंथ, लेंथ कितना लिया आपने, आर डी थीटा, ओके। तो यहाँ पर डी क्यू आपको लिखना आना चाहिए लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और कॉस थीटा आपका वेरिएशन है, कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएगी, देखो ऐसे अगर मैं जान रहा हूँ प्लस अल्फा बाई 2, तो इस तरफ होगा माइनस अल्फा बाई 2, तो आप लिमिट्स लगा दो माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2। ये अगर 0 माना है आपने, तो ये माइनस अल्फा बाई 2 इस तरफ है और प्लस अल्फा बाई 2 इस तरफ है, टोटल एंगल अल्फा है, ओके। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी इज ई, ओके, नेट एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर के डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्बडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। लिमिट्स माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2। इस डेरिवेशन को सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए मत सोचो, ये फॉर्मूला बहुत सारे केसेस के लिए वैलिड होगा, रिंग के लिए, आधा रिंग के लिए, सबके लिए वैलिड होगा। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको मैं आपको यूज़ कराऊंगा स्ट्रेट लाइन के लिए भी। सोचो कैसे यूज़ करेंगे, वो देखेंगे लास्ट में अमेजिंग ट्रिक्स में। तो इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर में से आर को काट दो, स्क्वेयर और आर गया, बचा के लैम्बडा बाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज नॉट माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, याद रखना। इंटीग्रेशन में आंसर में सी वाला टर्म आता है तो नेगेटिव आता है, कॉस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन थीटा है। तो यहाँ पर लिख दो साइन थीटा, लिमिट्स माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2। तो आप देख सकते हो अगर लिमिट सेम है तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते, वरना आप इसको डबल कर सकते हो, बिकॉज सेम लिमिट हो तो माइनस और माइनस में प्लस हो जाता है। तो वैसे भी सोच सकते हो, बट सब्स्टिट्यूट करके ही देख लेते। के लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। तो आप सोच सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख दूँ, E इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ही वैल्यूबल फॉर्मूला है, मान सकते हो आप, है ना। मैं 4-5 फॉर्मूलास को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म रॉड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको याद भी रखना है, डेरिवेशन पता है तो आपको अच्छा लगेगा, बस फील आती है, बट फाइनली फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत आप। तो फॉर्मूला है 2 के लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। इसके 1-2 एग्जाम्पल में बता देता हूँ कैसे यूज़ करते इस लॉजिक को। वेयर अल्फा इज द टोटल एंगल, अल्फा इज द टोटल एंगल। चलो, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर मैं आधा रिंग दूँ तो इस पर लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसका फॉर्मूला E हो जाएगा, इसका टोटल एंगल कितना हो गया 180, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका क्वेश्चन में 180। तो E इक्वल 2 के लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ 180 बाई 2 साइन 90 इज 1, 2 के लैम्बडा बाई आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अगर पूरा रिंग ले लूं और इसके सेंटर पे ढूंढना चाहते हो आप, तो आप सोचो टोटल एंगल अल्फा कितना हो गया 360। तो E की वैल्यू आप 360 बाई 2 करो, 2 के लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ 360 बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा। फॉर्मूला से ही नहीं, कॉमन सेंस से सोचो, हर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऐसा होगा,
तो इसका रिपल्शन डाउनवर्ड होगा, इस पोर्शन का रिपल्शन अपवर्ड होगा। इस छोटे से एलिमेंट को ऐसा दे रहा हूँ। ऐसे पूरे डायगोनल पॉइंट्स में सारे ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे और ये सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो हो जाएगी। तो ये लॉजिकल बात है। ऐसे कोई भी एंगल दे दे, अब 240 दे दे, 370 दे दे, 360 से कोई भी एंगल दे दे, 220 दे दे, 210 दे दे, आप यही लॉजिक लगाओ। 90 डिग्रीज दे दे आर्क के लिए, अगर ऐसा दे दे आपको, ऐसा आर्क दे दिया 90 डिग्रीज वाला, तो थीटा में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 90 रख दोगे, है ना। तो ई की वैल्यू 2k साइन लैम्बडा बाई आर साइन 45 1/√2, 90/2 ही साइन 45 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, है ना। तो √2k लैम्बडा बाई आर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, ये बच्चों को डाउट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बाइसेक्टर पे आएगी। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आती है। इस क्वेश्चन में भी देखो, पीछे वाले फॉर्मूला में भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग द बाइसेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, ई नेट यहाँ पर आएगा। तो ये भी नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग बाइसेक्टर। टोटल एंगल के आधे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे ही अलोंग द मिड पॉइंट आएगी, बाइसेक्टर के अलोंग आएगी। याद रखना इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 सबको रटा होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान सकते हो। ओके, देन अपने फ्लो के हिसाब से अगला टॉपिक जो है ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो उसको देखने वाले। ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नाउ थर्ड टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो रिंग बना लेते हैं ऐसे। पहले तो ये रिंग है, रिंग ऐसे एक्चुअली ऐसी होती है, ये रिंग है, लेकिन ऐसे देखने तो एक्सियल पॉइंट आपकी तरफ आएगा। तो मैं इसको बोर्ड पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं रिंग को ऐसे मोड़ देता हूँ। तो ये रिंग आपको साइड पोर्शन दिख रहा है ऐसे, इसका एक्सियल पॉइंट यहाँ पर है, इसका एक्सियल पॉइंट यहाँ पर है। ओके, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। देन एक्सियल पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसका सेंटर यहाँ पर है एट ए डिस्टेंस x। ये पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो। ओके, दिस इज द डिस्टेंस x। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, एट एन एंगल थीटा बन रहा है ये एंगल। ओके, तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, dl हो गया मान लेते हैं। dl इज द स्मॉल लेंथ। ओके, तो अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, छोटा सा d ऐसे होगा, k dq बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस r स्क्वेयर, वो r कौन है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चार्ज टू द लोकेशन वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये डिस्टेंस, अगर ये रेडियस r है, बिकॉज इस रिंग का रेडियस कैपिटल R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर का रूट। यही आपका स्मॉल r है, k dq बाई r स्क्वेयर में r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये r हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स लेके देखते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आ रहा है, साइन कंपोनेंट नीचे आ रहा है। जैसे जैसे मैं इस एलिमेंट को ऐसे घुमाऊंगा, नीचे की तरफ लेके आऊँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी ऐसे। तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आ रहा है, साइन कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। पहले साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ है और कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट सारे कट जाएंगे। मतलब आप इसका इंटीग्रल डी साइन थीटा करोगे तो जीरो आने वाला है। इंटीग्रल डी साइन थीटा ले लोगे, जीरो आएगा। ओके, तो सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही जोड़ने। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल डी कॉस थीटा। तो सोचो क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा क्या हो जाएगा इसका, डी क्यू क्या हो जाएगा, q बाई 2 पाई r इंटू छोटा सा लेंथ dl, जो भी लिया आपने लेंथ है ना। क्या q बाई 2 पाई r कॉन्स्टेंट ही है, dl इज द स्मॉल एलिमेंट जो वेरी करने वाला है। कॉस थीटा की जरूरत पड़ने वाली, बिकॉज इंटीग्रल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देख लो एक बार। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को कॉस थीटा में कॉस थीटा पता है, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू पता है, r डिस्टेंस पता है, r डिस्टेंस दिस इज द स्मॉल r डिस्टेंस जो आपको जरूरत पड़ेगी। r स्क्वेयर लिखते हैं फॉर्मूला में, है ना।
तो इंटीग्रल डी कॉस थीटा में डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, क्या क्या स्टेप्स लग रहे हैं आपको देख के। तो आप इंटीग्रल डी कॉस थीटा में क्या लिखोगे, यहाँ लिख देते इंटीग्रल डी कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रल के क्यू बाई 2πr dl इंटू कॉस थीटा इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। आर मतलब इसका स्क्वेयर, तो रूट का स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कट जाएगा, चाहे तो लिख देता हूँ आपके लिए आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 2। तो ये रूट कट जाएगा, 1 + 1/2 पावर 3/2 हो जाएगा। और के क्यू एक्स सब कॉन्स्टेंट्स है। मैं तो इस पॉइंट में निकालना चाहता हूँ, तो ये एक्स डिस्टेंस तो कांस्टेंट है मेरे लिए, और स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, छोटा सा एलिमेंट। ये छोटे से एलिमेंट को जोड़ने से टोटल लेंथ आ जाएगा 2πr। तो मैं इसको लिख दूंगा के क्यू एक्स बाई रूट ऑफ रूट नहीं, नीचे आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 इंटू 1/2πr है यहाँ पर, और इंटीग्रल dl। तो लिमिट्स इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने से क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ डी आर का लेंथ 2πr हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 इंटू 1/2πr इंटू 2πr। 2πr कट गया, E की वैल्यू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर याद रख सकते हो। इसको मैं मल्टीपल फॉर्मूलास में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो रिंग का था, रिंग की जगह मैं एक ट्राइंगुलर प्लेट ले लूँ तो उसके भी एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला निकालना हो फ्रॉम सेंटर, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और वेटिस हो, वेटिसेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो भी देखेंगे अमेजिंग टिप्स में लास्ट में, तो उसको मिस मत करना। तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, ये आपको याद रखना है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। x is the distance from the center, x is the distance from the center, axial distance from the center। ये आपकी एक्सिस है ना, तो इस डिस्टेंस पे आपका x डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस तरफ भी x हो सकता है, इस तरफ भी x हो सकता है। तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल है, इसमें आप x के साथ पहले बढ़ रही है शायद, बट नीचे भी x का फैक्टर आ रहा है तो वापस घटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अस, जो हम लोग देखने वाले इसके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अलोंग द एक्सियल डिस्टेंस वो देखने वाले हैं। चलो, तो d/dx इक्वल टू 0 करते आप, अगर d/dx इक्वल टू 0 करते हो तो uv रूल लगा सकते हो। नीचे v² आता है, ऊपर आता है vu डैश माइनस uv डैश। तो यहाँ पर v मतलब आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 इंटू यू डैश, एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस u v डैश, u मतलब x, v डैश मतलब 3/2, एक्स स्क्वेयर का पावर क्या है 3/2 है, 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2। ओके, इंटू एक्स स्क्वेयर का 2x इंटू एक्स स्क्वेयर का 2x। नीचे आएगा वो टर्म आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 इंटू पावर 2, बिकॉज नीचे v² आता है, यूवी रूल लगा रहे हैं। इक्वल टू 0 कर रहे हो तो नीचे v² का टर्म का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ बच रहा है 3/2, यहाँ बच रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा इस तरफ आके आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर। ओके, 2 कट गया यहाँ से, तो आपको दिख रहा है ये 3x स्क्वेयर है। तो ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल 2x स्क्वेयर आ रहा है, x इक्वल टू आर प्लस आर माइनस आर बाई रूट 2, है ना। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। ये है लोकेशन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मतलब ये एक्सियल पॉइंट है आपका। इससे आर बाई रूट 2 इधर या आर बाई रूट 2 इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद वापस घटेगी, उसके बाद वापस घटेगी। तो देखो मैं इसका प्लॉट यहीं पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपका एक्सियल डिस्टेंस ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन में प्लॉट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 थी, सेंटर पे आपको पता है x की वैल्यू 0 कर दो तो अपने आप 0 हो जाएगा। और पहले भी डेरिवेशन किया था आर्क का, आर्क के सेंटर पे अगर रिंग होता है तो 0 आती है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर सेंटर पे तो 0 है,
यहाँ से पहले बढ़ेगा और वापस घटेगा और इनफाइनाइट पे वापस जीरो होता जाएगा। सेम लॉजिक से नेगेटिव में भी बढ़ेगा पहले और घटता जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो r/√2 है, यहाँ माइनस r/√2, ये r/√2 प्लस के साथ। ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of a ring. So very important conclusion, r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, r/√2 प्लस r माइनस r/√2 पे मैक्सिमम आएगा। सेम लॉजिक से कुछ और फॉर्मूलास में भी सिमिलर फॉर्मूला दिखता है आपको, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ऐसे अगर 2 पॉइंट्स है, उसके भी ऊपर एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, 2 पॉइंट चार्ज इक्वल डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल चार्जेस है, तो उसका भी लॉजिक सिमिलर फॉर्मूला बनता है उसका भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो याद रखना r/√2, r इज़ द रेडियस, r/√2 पे आपका मैक्सिमम आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, हमने 3 कैटेगरीज कंप्लीट करी है। हमने कंप्लीट किया रिंग, आर्क। अब हम लोग लेने वाले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्ट्रेट वायर के कारण। तो पहले लेंगे फाइनाइट वायर के कारण, देन उसके कुछ एप्लीकेशन देखते इनफाइनाइट वायर के कारण और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, उसका देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 4th डेरिवेशन हम लोग जो करने वाले हैं, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पर हम लोग शेप से ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन। तो ये आपका कंडक्टिंग वायर है। ओके, जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, प्लस लैम्बडा मान लेते हैं अभी के लिए, माइनस भी हो सकता है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है एट ए डिस्टेंस d। यहाँ से कुछ डिस्टेंस d पे आप देखना चाहते हो। ओके, थोड़ा दूर ले लेते समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो, ये फाइनाइट वायर अभी के लिए। तो आप इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ दो और एंगल सोचो क्या होगा। तो ये एंगल आपका है θ2, ये एंगल आपका है θ1। ओके, तो θ1 क्लॉकवाइज टाइप है, θ2 एंटी क्लॉकवाइज टाइप है। ओके, तो ये आपके एंगल्स हो गए। ये d इज द डिस्टेंस, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। डेरिवेशन में जो चीज़ें ली गई उस फॉर्मेट को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हुए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। तो θ1 आपने क्लॉकवाइज लिया, θ2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में आपको उल्टा दिख जाए तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा आपको, है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, आप कोई भी डिस्टेंस पे जाके y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट dy का ले रहे हो, तो इसको यहाँ जोड़ो, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया। दो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो कुछ रिश्ता लाना पड़ेगा आपको। ये डी थीटा का एंगल है, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है कि y भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो आप यहाँ लिखाओ tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, ठीक है। तो बिकॉज y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, इधर थीटा के टर्म में आंसर चाहिए आपको, dy के टर्म में चाहिए। तो इनको डिफरेंशिएट कर दे, tan थीटा का डिफरेंशिएट होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा लिख दो, इसको लिख दो dy इंटू डी लिख दो। यहाँ पर d को इधर मल्टीप्लाई कर दे, मेरा d को इधर मल्टीप्लाई, तो जहाँ पर dy दिखे वहाँ पर d सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा यूज़ करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिख रही मेरे को, d एट एन एंगल थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट हो जाएगा d अलोंग द लाइन, मतलब लाइन के अलोंग, जिसको मैं लिखूंगा d साइन थीटा। ओके, d साइन थीटा इज अलोंग, इसको मैं e पैरेलल बोलूँगा, e पैरेलल। और एक कंपोनेंट इसको ऐसे आएगा
दैट इज डी कॉस थीटा, इसको मैं बोलूँगा ई परपेंडिकुलर, दैट इज वायर के परपेंडिकुलर और वायर के अलोंग, वायर के परपेंडिकुलर और वायर के अलोंग, अलोंग वाले को ई पैरेलल, परपेंडिकुलर वाले को ई परपेंडिकुलर। दो डेरिवेशन से याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन जब करेंगे स्टेप्स को ध्यान रखना है और लिमिट्स को भी ध्यान रखना है। तो पहली बात तो इसका लिमिट, अब इसको लिमिट इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, माइनस टी, बिकॉज इस लाइन पे अभी है तो इसके नीचे जा रहा है तो माइनस एंगल है, ऊपर जा रहा है तो प्लस एंगल मान लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो माइनस θ2 से θ1 प्लस θ1 इसका इंटीग्रेशन का लिमिट होगा। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को, इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा रहे हो, इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक आप घुमा रहे हो, है ना। इस छोटे से येलो कलर का स्ट्रिप जो है माइनस θ2 से लेके प्लस θ1 तक घुमाना है, तो आपको पूरा वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो दो स्टेप्स में करना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर अलग फॉर्मूला आएगा, ई पैरेलल का अलग फॉर्मूला आएगा। तो पहले स्टेप हम लोग कर रहे हैं ई परपेंडिकुलर के लिए। इसको छोटा करके इधर रख देते। तो ई परपेंडिकुलर पहले कर रहे हैं, ई परपेंडिकुलर पहले कर रहे हैं। देखो टैन जहां पर भी डी वाई दिखेगा वहां पर ये, तो फॉर्मूला होता है के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। आर इज दिस डिस्टेंस, आपको दिख रहा है ये आर डिस्टेंस है। ये क्या है, अगर मैं इस डिस्टेंस को लिखना चाहूँ, ये स्मॉल आर है, तो इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन आर। तो आर को मैं कभी भी लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ डी बाई कॉस थीटा। इसको याद में रखेंगे बिकॉज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना होता है आपको, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ, डी कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, ई परपेंडिकुलर। हम लोग क्या कर रहे हैं, ई परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। इंटीग्रल डी कॉस थीटा लिखने वाले हैं, माइनस θ2 से लिमिट होगा प्लस θ1। बच्चों को लिमिट समझ में नहीं आती तो कर नहीं पाएंगे, लिमिट समझना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ स्ट्रिप को घुमा रहे हो। तो इंटीग्रल डी, डी इज के डी क्यू, डी क्यू क्या हो जाएगा, इसका लैम्बडा लेंथ है और डी वाई आपका डिस्टेंस है। सो लैम्बडा इज द चार्ज डेंसिटी एंड डी वाई इज द डिस्टेंस, डी वाई इंटू कॉस थीटा बाई आर का स्क्वेयर। आर मतलब डी बाई कॉस थीटा का स्क्वेयर। अब देखो प्रॉब्लम है थीटा और डी वाई, दो वेरिएबल है, तो एक को तो हटाना पड़ेगा। तो डी वाई को मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा, डी वाई को लिख सकते हो डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा। तो उसको लिख दो यहाँ पर, तो आप लिख दोगे के लैम्बडा डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा, ये कॉस स्क्वेयर ऊपर चला गया, क्यूब हो गया, नीचे डी स्क्वेयर दिख रहा है, नीचे डी स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी गया डी स्क्वेयर में, सेकेंड स्क्वेयर थीटा जाएगा क्यूब में से पावर 1 कर देगा बिकॉज सेकेंड स्क्वेयर इज 1 बाई कॉस स्क्वेयर, तो एक कॉस ही बचेगा वहाँ पर। तो मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है के लैम्बडा बाई डी लिमिट्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बचा हुआ है डी थीटा के साथ माइनस θ2 से लेकर θ1। अब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो लिख दो के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा में लिमिट सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ साथ में बिकॉज वी आर डन न्यूमरस क्वेश्चंस। तो अपर लिमिट θ1 माइनस साइन ऑफ माइनस θ2, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का आ जाएगा के लैम्बडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड। फॉर्मूला याद रखने के साथ डेरिवेशन भी के स्टेप्स, स्टार्टिंग स्टेप ये θ1 θ2 मैंने इस पॉइंट से लिया है। कुछ बुक्स में θ1 θ2 यहाँ ले लेंगे और इस पर कॉस में फॉर्मूला लिखा होगा, तो डरने की बात नहीं है, लॉजिक वही है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो जहाँ पर साइन थीटा के पास जगह साइन 90 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इटसेल्फ। तो उन्होंने अगर θ1 θ2 में फॉर्मूला में कॉस लिखा होगा, कुछ बुक्स में मिल सकता है आपको, तो उससे डरने की बात नहीं है। उन्होंने थीटा यहाँ लिया हुआ है ऊपर एंड पॉइंट्स पे, वायर के एंड पॉइंट्स पे, हमने लिया एट ए डिस्टेंस पी पे लिया थीटा, वो याद रखना आप, है ना। तो ये आपका ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। सिमिलर लॉजिक से ई पैरेलल डिराइव करने वाले, पैरेलल के लिए आपको लगेगा ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। चलो तो पहला डेरिवेशन, इसके अंदर 2-3 स्टेप्स है। तो ई पैरेलल करने वाले अभी इंटीग्रल डी ई साइन थीटा, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे इसको,
बिकॉज डी आपने लिखना सीख लिया, तो मैं इसको डायरेक्टली के लैम्बडा डी वाई, डी वाई को डी सीकेंड स्क्वायर टीटा डी टीटा लिख सकते हो, के लैम्बडा डी सीकेंड स्क्वायर टीटा डी टीटा इंटू साइन टीटा बाई डी बाई कॉस टीटा होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ आर स्क्वायर को, इंटीग्रल माइनस टीटा 2 से लेके प्लस टीटा 1, लिमिट्स वही रहेगी, ई पैरेलल। तो यहाँ से ये सेम लॉजिक से के लैम्बडा बाई डी बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर को खा जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल माइनस साइन टीटा 2 प्लस साइन टीटा 1 साइन टीटा डी टीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो के लैम्बडा बाई डी माइनस कॉस टीटा लिमिट माइनस टीटा 2 से लेके टीटा 1, इंटीग्रेट कर दो इसको, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉस टीटा 1, कॉस ऑफ माइनस टीटा इज कॉस टीटा इटसेल्फ, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट उल्टा हो जाएगा, तो पहले लिख दो कॉस टीटा 2 और माइनस कॉस टीटा 1, तो ये आपका ई पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। दोनों ही फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। देखो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ, दोनों में के लैम्बडा बाई डी आ रहा है, साइन टीटा 1 प्लस साइन टीटा 2 उसमें आ रहा था, दोनों फॉर्मूलास वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलास, बट रिमेंबर के साथ टीटा 1 टीटा 2 हमने कहाँ से लिया वो याद रखना है, और हमने टीटा 1 को पॉजिटिव क्लॉकवाइज को लिया, टीटा 2 को नेगेटिव लिया डेरिवेशन के वक्त। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि अगर मैं दे दूं यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट पी पे निकालना है, ओके, ये 37 डिग्री से, और ये मान लेते हैं ऐसा कुछ बन रहा है, और ये 135 डिग्री से, ओके। तो आप सोच के बताइए, इसमें ये वायर है, वायर यहाँ से यहाँ तक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही वायर है, तो आपका टीटा 1 लोगे, इस पॉइंट से यहाँ कर जोड़ना होता है परपेंडिकुलर से, टीटा 1 हो जाएगा क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अगर आर है तो आर साइन 37, डी पहली बात तो क्या है आर कॉस 37, ये आर डिस्टेंस जो दिया है वो डी नहीं है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर कॉस 37 डी है, और टीटा 1 हो जाएगा 135 डिग्रीज, और टीटा 2 हो जाएगा, टीटा 2 देखो इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए आपको किधर मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, बट हमने डेरिवेशन में एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, तो टीटा 2 हो जाएगा -37 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट है समझना, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको फॉर्मूला तो रटा हुआ हो तो भी नहीं चलेगा, आपको कौन सा एंगल लेना है समझ में तो आना चाहिए ना। तो टीटा 1 क्या लोगे आप 135 डिग्रीज, बिकॉज इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, और ऐसे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस एंड पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक को लिया 135 तो दूसरे को लेना है -37, बिकॉज आप घूमना चाहते हो ऐसे, तो ऐसे घूमना चाहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए 360 -37 दैट इज -37 इटसेल्फ, ओके। तो टीटा 1 135, टीटा 2 -37, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस है जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, एक होता है सेमी इनफाइनाइट वायर, एक होता है इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का कंक्लूजन और इनफाइनाइट वायर का कंक्लूजन देख लेते हैं। इनफाइनाइट वायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी इनफाइनाइट वायर एक कॉम्प्लेक्स केस है, सेमी इनफाइनाइट वायर भी एक इमेजिनरी केस जैसा है। तो एक्चुअली इनफाइनाइट से सोचते हैं कि लोग कैसे इनफाइनाइट वायर हो सकता है, एक्चुअली वायर तो फाइनाइट ही है, बट हम जो डिस्टेंसेस ले रहे हैं डी इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वायर। अगर वायर 1 मीटर का है और उससे मैं 1 सेंटीमीटर आगे खड़ा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 1 मीटर इज़ लाइक वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो उसको मैं इनफाइनाइट वायर बोल सकता हूँ। मतलब ये वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक का वायर है, और मैं इस बोर्ड से जरा से ही आगे हूँ, 1 mm आगे हूँ, तो 1 mm एज कम्पेयर टू 1 मीटर ऑफ दिस लेंथ इज़ वेरी लार्ज, सो इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो हम लोग डायग्राम में डी डिस्टेंस दिखाते हैं, तो ये वायर ऐसे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस डी है, ओके। तो अगर ये इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये लेंथ बहुत बड़ा है, तो टीटा 2 जो हो जाएगा, मतलब टीटा 1 जो, इसको क्लोज करने के लिए ऐसे ऐसे जा नहीं सकते, बहुत दूर जा रहा है, तो ये एंगल देखो, अगर यहाँ तक ही वायर होता तो ऐसे क्लोज करते, यहाँ होता तो यहाँ क्लोज होते, तो आप देखो दूर जाने से एंगल बढ़ता जा रहा है, दूर जाने से एंगल बढ़ता जा रहा है। तो आप याद रखना, जहाँ पर इनफाइनाइट दिखे वहाँ पर टीटा को लेना है 90 डिग्रीज, मतलब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
ये समझाने के लिए बनाया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आपका θ1 हो जाएगा 90 डिग्रीज। और आप देख सकते हो मैंने इसको इस एंड पॉइंट पे लिया, वायर का एक एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब ये वायर है, आपने यहाँ से ऐसा डिस्टेंस लिया है, तो वायर के एंड पॉइंट से लिया है, तो डिस्टेंस θ2 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका ई परपेंडिकुलर जो हो जाएगा sin 90 sin 0, sin 0 इज़ 1, तो ये आपका हो जाएगा k लैम्बडा बाई डी इंटू 1 प्लस 0 दैट इज़ k लैम्बडा बाई डी। ई पैरेलल में क्या हो जाएगा देखो आप, cos 90 cos 0 इज़ 1, cos 90 इज़ 0, ओके। k लैम्बडा बाई डी cos 90 इज़ सॉरी cos 0 इज़ 1, cos 90 इज़ 0, ओके। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं और परपेंडिकुलर आ रहे हैं, मतलब एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो वेक्टर बाइसेक्टर में आता है। तो ई नेट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा √2 k लैम्बडा बाई डी एट एन एंगल 45 डिग्रीज। बाइसेक्टर पे आता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हो तो रिजल्टेंट विल बी बाइसेक्टर, और मैग्नीट्यूड अगर परपेंडिकुलर हो तो a² + b² का रूट होता है, और a और b इक्वल है तो √2a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से आप ई नेट को लिख सकते हो √2 k लैम्बडा बाई डी, √2 k लैम्बडा बाई डी। अब इनफाइनाइट वायर के लिए सेम लॉजिक, इनफाइनाइट वायर के लिए, फॉर इनफाइनाइट वायर बहुत बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और आपका डिस्टेंस d है। यहाँ पर θ1 90 हो जाएगा, θ2 भी 90 हो जाएगा। दोनों एंड से वायर बहुत लंबा है, मतलब ये आपका बहुत बड़ा वायर है, इसके मैं जस्ट 1 mm दूर खड़ा हूँ, पेन के जस्ट 1 mm दूर, तो ये वायर उसके लिए इनफाइनाइट है। तो θ1 θ2 दोनों 90 ले सकते हो आप। तो आपका ई परपेंडिकुलर हो जाएगा sin 90 + sin 90 इज़ 2, sin 90 का 1 + 1 2, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 k लैम्बडा बाई डी, और cos 90 इज़ 0, 90 - 9 cos 0 - 0 इज़ 0, तो ई पैरेलल हो जाएगा 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, अवे फ्रॉम द वायर फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी ई नेट, ओके। 2 k लैम्बडा बाई डी, 2 k लैम्बडा बाई डी, आप याद रख सकते हो इनफाइनाइट वायर के लिए हो जाएगा 2 k लैम्बडा बाई डी। और ऑलवेज ई परपेंडिकुलर जो आता है वो अवे फ्रॉम वायर आता है, अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो टुवर्ड्स द वायर आ जाएगा। सो ई परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लाइक दिस। तो 2 k लैम्बडा बाई डी आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनफाइनाइट वायर की जरूरत पड़ेगी। तो 2 k लैम्बडा बाई डी, 2 k लैम्बडा बाई डी इज़ डायरेक्टली वेरी यूजफुल, ओके। तो 2 k लैम्बडा बाई डी आपने समझ लिया यहाँ पर, आई होप सो। ये हमारा चौथा वेरिएशन हुआ जो सबकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ई परपेंडिकुलर टू k लैम्बडा बाई डी sin θ1 + sin θ2, ई पैरेलल k लैम्बडा बाई डी cos θ2 - cos θ1, ई नेट इन दोनों का वेक्टर सम, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो √2 k आ जाएगा, k लैम्बडा बाई डी टाइप आ जाएगा जो आया था सेमी इनफाइनाइट वायर में। और इनफाइनाइट वायर के लिए 2 k लैम्बडा बाई डी, इनफाइनाइट वायर के लिए 2 k लैम्बडा बाई डी। ये सारे कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है, ओके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने 4 वेरिएशंस देख लिए, हमने देख लिया रिंग, आर्क, यूनिफॉर्म रॉड, स्ट्रेट वायर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सब केसेस देख लिए। रिंग का भी वेरिएशन एक्सियल पॉइंट के साथ कैसा होगा वो भी देखा हुआ है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और बढ़िया से आप समझ पाओगे अगर डेरिवेशन पता है, फॉर्मूला पता है, यूनिट्स पता है, आप कर सकते हो। अगला वेरिएशन हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक्सियल पॉइंट पे डिस्क का। अगला डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्क। 5th वेरिएशन हम जो देखने वाले हैं अभी, डिस्क का एक्सियल पॉइंट पे। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और इसका भी एक स्पेशल केस आता है, अगर डिस्क बहुत बड़ी हो तो इनफाइनाइट शीट मान सकते हो, उसका भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क एट एन एक्सियल पॉइंट, डिस्क एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये आपका डिस्क है,
देखो अब डिस्क है तो रिंग नहीं है, ये रिंग जैसा दिख रहा है लेकिन डिस्क है, मतलब ये मास से भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग डेंसिटी लेते हैं सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज क्यू बाई पाई आर स्क्वायर टाइप। ओके, इसके अंदर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, मतलब आपको चाहिए इस एक्सियल पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे चाहिए आपको, इस डिस्टेंस x पे चाहिए आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब इसका डिस्टेंस के साथ आपका चार्ज बढ़ रहा है, बिकॉज चार्ज पूरा भरा हुआ है, सरफेस पे नहीं है, तो चार्ज हर जगह है, डिस्क है ना, चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे डिस्क में चार्ज भरा हुआ है। तो आप एट ए स्मॉल आर डिस्टेंस जाके एक आर डी आर का एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए आप, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया डी आर का, ये छोटा सा थिकनेस को है डी आर, ये छोटा सा एलिमेंट जो है डी आर का एलिमेंट लिया आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके। यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो आर है, इसका रेडियस जो है आर है। ओके, तो ये छोटे छोटे डी आर को ऐड करते जाओगे, छोटा रिंग लिया, उसके अंदर एक और रिंग रखी, रिंग के ऊपर रखते गए तो एक डिस्क बन जाएगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। ओके, तो इस रिंग का इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी सिखाया हुआ है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, राइट। तो वैसे ही लॉजिक इसको भी लगाएंगे। यहाँ पर डी का एलिमेंट बन रहा है, अब इस डी आर, इसमें डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू इस एलिमेंट का एरिया, इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते जाना है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स को ऐड करना है। ओके, डी क्यू लिखना सबको आ गया होगा, बिकॉज रिंग का डी क्यू हमने, रिंग का एरिया लिखना हमने सीखा था, मतलब डिस्क के अंदर रिंग बनती है, वैसे डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, बहुत सारी जगह पे मैंने कराया हो आपको। तो ये आप डी क्यू इक्वल सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर तो लिख पाओगे, राइट। इस ट्रिक को कट करके देखो, सीधा लाइन बना के देखो, तो इसका मोटापा है डी आर, उसका लेंथ है 2 पाई आर। ओके, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। चलो, ये आपका डी क्यू चार्ज है, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर, आर क्या है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये क्या है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट, राइट, ये डिस्टेंस इतना है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डी के, डी क्यू कितना है सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स, एक्स इज कॉन्स्टेंट, एक्स तो वेरिएबल नहीं है, डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर करना है आपको, ये हो जाएगा जीरो से कैपिटल ई। ओके, ये छोटे से रिंग के जैसे एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा वेरिएशन है, तो आप पहले तो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकाल दो। इसमें से के को लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन, बिकॉज इसके फॉर्मूला बुक्स में एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में आता है, वैसे लिखते हैं। तो मैं बाहर निकाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू एक्स, और सिग्मा को भी बाहर निकाल दो, सिग्मा को भी बाहर निकाल दो। ओके, सिग्मा भी तो कांस्टेंट है, तो अंदर बचा हुआ है आर डी आर बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2, ये अंदर बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाई जाएगा 2 टाइम्स, तो मेरे को दिखना चाहिए सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जीरो से आर इंटीग्रेट करना है। देखो, ये डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन सिखाया हुआ बेसिक्स में 11th में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे को दिख गया कि भाई आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएट आर डी आर आ सकता है, तो मैं इस पूरे टर्म को टी स्क्वेयर मान लेता हूँ। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को मैंने मान लिया टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2r डी आर इज इक्वल 2t डी टी, 2 मर गया, तो आर डी आर को टी डी टी लिख सकते हो, आर डी आर को टी डी टी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे इसको इंटीग्रेशन में यहाँ पर टी डी टी बाई नीचे टी स्क्वेयर होल पावर 3/2, टी स्क्वेयर होल पावर 3/2, 2 कट गया, ये टी क्यूब हो गया। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन साथ में चल रहा है, इसके साथ इंटीग्रेशन, यहाँ पर टी स्क्वेयर पावर 3 है, टी क्यूब बाई टी स्क्वेयर यहाँ लिख देता हूँ, टी डी टी बाई टी क्यूब आने वाला है, ये स्क्वेयर हो जाएगा, तो डी टी बाई टी स्क्वेयर, डी टी बाई
टी स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, डी टी बाई टी स्क्वायर दिख रहा है। 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/t। टी कितना है अभी, टी को जो लिया था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, √r² है। टी क्या लिख सकते हो, √r², यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही। अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ इसको। अब इसके स्टेप्स, आगे के स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/√r² स्मॉल r² प्लस x² स्मॉल r² प्लस x² लिमिट 0 से लेके r बीते माइनस साइन। तो r सब्स्टिट्यूट करो तो ये r² प्लस x² हो जाएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करो तो x हो जाएगा। ओके, तो और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लिमिट उल्टा हो जाएगा। तो मैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, पहले 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बिकॉज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो 1/x हो जाएगा और r सब्स्टिट्यूट करने से 1/√r² प्लस x²। अब x को अंदर ले आओ तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, x को अंदर ले आते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x बाई x इज 1, x बाई √r² प्लस x²। This is the formula for electric field at an axial point due to a disk. Very important formula ये भी। इसका एक स्पेशल केस, अगर ये जो डिस्टेंस r है ये छोटा सा r की जगह बहुत बड़ा r है तो रेडियस बहुत बड़ा है तो इनफाइनाइट शीट हो जाएगी। तो उसको मैं रेक्टेंगल मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कौन देखने जाने वाला है कि वो रेक्टेंगल है सर्कल है, बहुत बड़ा है, बस हमको नहीं पता। तो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो स्पेशल केस आता है इफ r टेंड्स टू इन्फिनिटी डिस्क कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट शीट। डिस्क को शीट को सेम मान सकते हो आप। तो आपका E इज इक्वल टू R को इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0, तो डायरेक्टली E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर इनफाइनाइट शीट। अब वो शीट हो इनफाइनाइट डिस्क को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है, हमको नहीं पता, वो बहुत बड़ा है तो मेरे को दिख ही नहीं रहा उसका आउटर लेयर कैसा है, तो मैं उसको इनफाइनाइट शीट मान रहा हूँ, रेक्टेंगल मानो, इनफाइनाइट डिस्क मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी जगह पे कैपेसिटर में भी बहुत काम आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ वेरी 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 प्रीशियस फॉर्मूला फॉर यू। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला। कोई भी चार्ज बॉडी है, बहुत बड़ी है, उससे कोई भी डिस्टेंस पे इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इससे मैं 1 मीटर दूर खड़ा हूँ या 2 मीटर दूर खड़ा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी बिकॉज ये इतना बड़ा शीट है। अगेन 1 mm हो या 2 mm हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए आंसर आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो अगर ये शीट बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया 4th डेरिवेशन और 5th डेरिवेशन। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन नंबर 4 या 5 था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाई √r² फॉर ए डिस्क एट एन एक्सियल पॉइंट, और वो एक्सियल पॉइंट के साथ वेरिएशन आपका है ना। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी और कभी ना कभी ये x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बिकॉज 1/∞ इज 0, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास, ये दोनों ही फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने रिंग कर लिया, आर्क कर लिया, रिंग कर लिया, डिस्क कर लिया, स्ट्रेट वायर कर लिया और यूनिफॉर्म रॉड कर लिया, 5 वेरिएशंस कर लिए। अब हम लोग थोड़े और वेरिएशंस देखने वाले हैं। छठा डेरिवेशन है हेमिस्फीयर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वेरिएशन। 6th वेरिएशन हम लोग जो देखने वाले हैं हेमिस्फीयर। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो मैं नहीं मानता हूँ, बट हाँ डेरिवेशन सिखाना था मेरे को आपको, इसलिए मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। दिस इज फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत कम आए हुए आज तक, बट फॉर्मूला ईजी है इसका,
वो डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो इसका डेरिवेशन के लिए देखो शेप ऐसा है, हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द हेमिस्फीयर, इसका चार्ज सरफेस पे होता है बिकॉज हॉलो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर है तो अंदर से हॉलो है, चार्ज तो सरफेस पे है, हॉलो हेमिस्फीयर है एक्चुअली, सरफेस पे ही चार्ज है, सरफेस पे ही चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, स्ट्रिप लेनी पड़ेगी आपको, कोई भी डिस्टेंस पे जाके थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप लो, ये थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप लिया, तो ये जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आर डी थीटा। बट ये स्ट्रिप का छोटा सा एलिमेंट, डिस्क हेमिस्फीयर में जो एलिमेंट लोगे वो ऐसे पूरा रिंग बनेगा। तो ये रिंग कैसे दिखेगी रियल में, ऐसे दिखेगी, ऐसी रिंग बनी होगी, अंदर भी ऐसी होगी, ओके। ऐसे पूरे सर्कमफ्रेंस पे ऐसी रिंग बनी है, ओके, ऐसी रिंग बनी है। तो उस रिंग के सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो उसके लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, और इसका रेडियस ये हो जाएगा। ये रेडियस जो हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो लेंथ हो जाएगा एक्स जो हो जाएगा आपका, मैं इसको एक्स लिख दूँ बिकॉज हमारा फॉर्मूला जो आपने सीखा हुआ है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। देखना इसमें स्मॉल आर जो रेडियस ले रहे हो रिंग का वो है आर कॉस थीटा, और उसके एक्सियल डिस्टेंस है आर साइन थीटा। ये 2 पॉइंट समझ में आना चाहिए। रेडियस क्या है आपका आर कॉस थीटा, और एक्सियल डिस्टेंस जो है वो आर साइन थीटा है। अब ऐसे छोटे छोटे रिंग्स को ऐड करना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। देखो यहाँ पर 0 डिग्री पे ये पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है, नीचे ऐसे कवर, हर सर्कमफ्रेंस को कवर करूँ, ऐसे एक रिंग बनाओ, ऐसे एक रिंग बनाओ, ऐसे एक रिंग बनाओ, रिंग बनाओ, और बीच में हॉलो रखता जाऊँ, रिंग का रेडियस छोटा करता जाऊँ, तो कभी ना कभी ये एक पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। दैट इज द आइडिया, ओके। तो हेमिस्फीयर बनाना आपका टारगेट है। चलो, तो हेमिस्फीयर बनाते हैं इसको। तो पहले तो एक्स और आप समझ में आ गया। तो रिंग का फॉर्मूला एट एन एक्सियल पॉइंट के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्यू क्या है, के डी क्यू लेते हैं हम लोग छोटे से एलिमेंट के लिए। डी क्यू क्या है, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू को समझना इंपॉर्टेंट है। सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इंटू इसका एरिया लिखोगे 2 पाई आर, आर क्या है स्मॉल आर, इंटू डी आर क्या है ये लेंथ, ओके। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 2 पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा, ओके। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, और जैसे स्ट्रिप को 0 से 90 डिग्री घुमा रहो, ये सारे एलिमेंट्स का इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो, यहाँ से भी चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आपको जुड़ रहा है, कॉस कंपोनेंट ही जुड़ रहा है ना। बिकॉज ये एलिमेंट लेने का मतलब एलिमेंट पूरा लिया है। इस रिंग के कारण एक्सियल फील्ड तो ऑलवेज ऐसी आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती थी, ऐसी आती थी, ओके। तो यही लेना है आपको, इसमें यही डायरेक्टली लेना है। तो वो एक्सियल बाइसेक्टर पे आती थी, एक्सियल पॉइंट पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट ऐसी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। और कैसे होगा, रिंग के एक्सियल पॉइंट के कारण जो होता है वही होगा, ओके। तो अब डी, छोटा सा एलिमेंट डी कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, इंटीग्रल के डी क्यू कितना है ये वाला, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा डी थीटा के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। आर कौन है यहाँ पर, ये है ना आर, रेडियस कौन है यहाँ से, ये आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर टेकिंग द एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर है ये, और आप यहाँ से एलिमेंट कहाँ तक ले रहे हो, तो यहाँ पर आपका x हो गया आर साइन थीटा, और यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस हो गया आर कॉस थीटा। तो नीचे फॉर्मूला में आता था इंटीग्रल के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, के क्यू लिखा आपने डी क्यू एलिमेंट इंटू एक्स कितना है आपका आर साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा लिख दो,
बाय नीचे लिख दो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। आर मतलब कौन है, ये वाला आर कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब आर साइन थीटा होल स्क्वेयर होल पावर 3/2 होल पावर 3/2। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं आर स्क्वेयर को कॉमन कर लूँ तो आर स्क्वेयर आर क्यूब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज 1, तो मैं यहाँ पर के सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देता हूँ। पहली बात तो ये कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पर आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब दिख रहा है मेरे को, इंटू साइन टीटा कॉस टीटा दिख रहा है मेरे को, डिवाइड बाय मेरे को दिख रहा है यहाँ पर आर क्यूब इंटू 1। दिस इज वॉट आई एम एबल टू सी एज ऑफ नो। देन क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो आप, आर क्यूब कट गया। ओके, 0 से आपको इंटीग्रेट करना है इसको 90 डिग्रीज तक। कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 90 डिग्रीज तक इंटीग्रेट करना है। ओके, ऐसे एलिमेंट्स को पाई बाय ए से रिंग 0 से 90 डिग्री तक रिंग्स बनानी है आपको। तो यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन लिखता तो ये 2/एप्सिलॉन हो जाता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन बाहर निकाल देता हूँ। ओके, मेरे लिए बचा हुआ है साइन टीटा कॉस टीटा इंटू डी टी, यहाँ बचा हुआ है इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से 90। तो साइन टीटा कॉस टीटा को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन 2 टीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 से 90 साइन 2 टीटा बाई 2 और डी टीटा। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस 2 टीटा आ जाएगा, कॉस 2 टीटा आ जाएगा। और कॉस 2 टीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2 टीटा, माइनस कॉस 2 टीटा यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 टीटा बाई 2 लिमिट 0 से 90। तो कॉस 90 सब्स्टिट्यूट करो तो कॉस 180 आ रहा है, 180 की वैल्यू -1, -1 +1 हो गया। और कॉस 0 इज़ 1 बट माइनस एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 +1। तो आपको ये दिखना चाहिए। और इसका एक और फैक्टर 2 टीटा का चेन रूल, डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना होता है तो 2 नीचे आएगा। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 + 1/2 इंटू 2 दिख रहा है मेरे को, तो 2 कट जाएगा एक, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट दिख जाना चाहिए आपको। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेमिस्फीयर। इनफाइनाइट शीट के लिए जो फॉर्मूला आता है उसका आधा आ जाएगा हेमिस्फीयर के लिए। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट शीट। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं मानता हूँ बट पता होता अच्छा है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एट द सेंटर। ये कहाँ पर है, सेंटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के सेंटर पे, हेमिस्फीयर है उसके सेंटर पे। ओके, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज ऑफ नो, बट कभी कभी पता हो तो लास्ट में रिवीजन शीट में आप डाल देना इसको तो इजी रहेगा। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया देखो, रिंग लिया, सॉरी एक रॉड लिया, एक्सेल डिस्टेंस पे देखा, देन आर्क लिया, रिंग लिया, डिस्क लिया, यूनिफॉर्म वायर लिया और हेमिस्फीयर लिया। आई होप दीज आर क्लियर। अब हम लोग जो नया टेक्निक सीखने वाले हैं, गॉस लॉ से कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो फटाफट हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंटीग्रेशन से भी करा सकते हैं बट बहुत ईजी तरीके से देखते हैं। एक होता है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम बोलता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसके पूरे चार्ज को सेंटर पे मान सकते हो, सेंटर पे मान सकते हो आप, और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये वैलिड हो जाता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए वैलिड हो जाएगा। हाँ, इनसाइड पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होता, इनसाइड पॉइंट के लिए आपको इनसाइड का चार्ज देखना होता है। चलो, तो अगला डेरिवेशन हम लोग 7th वेरिएशन पे आ रहे हैं, स्पीयर। 7th वेरिएशन आपका क्या हो गया, देखो स्पीयर है आपका 7th वेरिएशन जो है ड्यू टू सॉलिड स्पीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम लोग 7th वेरिएशन देख रहे हैं हम लोग ड्यू टू सॉलिड स्पीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले सॉलिड स्पीयर को ले लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका सॉलिड स्पीयर है। ओके, तो पहली बात तो दो चीज़ें समझ लेते हैं। सॉलिड स्पीयर में चार्ज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है। पहली बात तो ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, बिकॉज कंडक्टिंग स्पीयर कंडक्टिंग मटेरियल से होते हैं जिसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पे हो सकता है। तो इसको पहले तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला किसके लिए बना रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर।
कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो अंदर तो चार्ज आ ही नहीं सकता, तो चार्ज तो सरफेस पे होता है, तो हॉलो स्फीयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा उसके लिए भी। बट ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके लिए फॉर्मूला बना रहा है। इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज टोटल चार्ज क्यू है। तो सॉलिड बॉडी है तो डेंसिटी लेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, ओके, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा क्यू बाई 4/पाई, तो डेंसिटी हो जाएगा इसका क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू, याद रखना। इसका रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर। दो चीज़ें पहले समझा देता हूँ। शेल थ्योरम, शेल थ्योरम बोलता है अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी है उसके बाहर वाले पॉइंट पे कहीं पर भी देखना हो तो इस पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लो। शेल थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर बाहर वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे बना लो कि एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज़ आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, देन दिस चार्ज कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरे चार्ज को, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को एक पॉइंट पे मान लो, वो सेंटर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर शेल थ्योरम से ई आउटसाइड निकालने के लिए हम लोग लॉजिक लगाएंगे, आउटसाइड पॉइंट के लिए आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर आपको निकालना है, ओके। इसको गॉस लॉ से भी करा सकते हैं, मैं गॉस लॉ यूज़ किए बिना करा रहा हूँ अभी, गॉस लॉ से भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। पूरे चार्ज को आर डिस्टेंस पे मान रहे हो, पूरे चार्ज को यहाँ पर मान सकते हो एज पर शेल थ्योरम, एज पर शेल थ्योरम। चार्ज यहाँ नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई आउटसाइड बहुत ईजी हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वेयर। ई आउटसाइड का फॉर्मूला हो जाएगा वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, ओके। इक्वल भी होगा तो सरफेस पे भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल आर, ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये फॉर्मूला आउटसाइड के लिए हो गया। अब इनसाइड के लिए फॉर्मूला कैसे लिखे, इनसाइड के लिए कैसे लिखे सोचा गया। तो इनसाइड के लिए भी देखो शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ आपको। देखो चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे इनसाइड का मास लिख पाऊँ तो इनसाइड का चार्ज लिख पाऊंगा, है ना। तो के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर, दैट इज द आइडिया। क्यू इनसाइड कैसे लिखोगे, डेंसिटी इनटू उसका उस इनसाइड का वॉल्यूम, है ना। तो अब अगर देखो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब बाई आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एट एनी डिस्टेंस, इनसाइड के लिए मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, दो फॉर्मूला सिखाऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी से प्रोपोर्शनल है बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। एट ए डिस्टेंस आर देख रहे हो, एट ए डिस्टेंस आप आर देखना चाहते हो वेयर आर इज द स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है स्फीयर के लिए। तो इसको कैसे निकाले, तो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज प्रोपोर्शनल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्यू होता है। तो इंटू वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू रो, नीचे आर स्क्वायर आने वाला है, रो इंटू आर, ये लिख सकते हो आप, रो इंटू आर लिख सकते हो। तो ई इन बाई ई सरफेस इज इक्वल टू, रो तो सेम है बिकॉज यूनिफॉर्म डेंसिटी है। हाँ, इस लॉजिक को वेरिएबल डेंसिटी के लिए यूज़ करोगे तो रो वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ डेंसिटी सेम है, तो आपका आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ई सरफेस कितना है आपको, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई आर। तो ई इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, के क्यूब स्मॉल आर बाई आर क्यूब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। अब इसका एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा फॉर्मूला जो डेंसिटी के टर्म में कभी कभी पूछ लेते, तो इस चार्ज को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, चार्ज को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ई इनके लिए आप इसको हटा के क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो, ओके, इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। आर क्यूब कट जाएगा आपका, ठीक है। के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई मर जाएगा, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा हुआ है रो 4/3 पाई इंटू आर, 4 पाई गया तो ई इनसाइड का फॉर्मूला रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ऑल्सो वेरी हैंडी फॉर्मूला। दोनों से देख सकते हो
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो लीनियर वेरिएशन होगी इनसाइड, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और सरफेस तक कंटिन्यूसली बढ़ेगी, सरफेस के बाद कंटिन्यूसली घटेगी 1/r² से। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQs में सेम फॉर्मूला ग्रेविटेशन का सेंटर से, प्लैनेट के सेंटर से सरफेस तक बढ़ता है, सरफेस से आउटसाइड घटता है, सेम फॉर्मूला gm/r² के टर्म में आपने पढ़ा है। और ये वाला फॉर्मूला gmr/r³ पढ़ा होगा। ये वाला फॉर्मूला वहाँ नहीं पढ़ते बिकॉज वहाँ पर g को 1/4πε टाइप नहीं लिखते, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ के Gm × r/r³ पढ़ा होगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ भी बहुत सारे PYQs में पूछा गया है, नीट JEE दोनों में ये PYQ में ग्राफ में पूछा गया है। तो इनसाइड कैसा है बेटा, E का ग्राफ वर्सेस R का ग्राफ। तो इनसाइड ऐसे वेरी करेगा लीनियरली, मैं अगर इसको अच्छे से बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन, इनसाइड ऐसे वेरी कर रहा है, ओके ऐसे वेरी कर रहा है इनसाइड, और आउटसाइड देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती है R = कैपिटल R हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है KQ/r²। इसके बाद घटेगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पर 1/r², where small r is varying from 0 to infinite, और यहाँ पर E is proportional to small r। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, डायरेक्ट PYQ में पूछा जाता है, हॉलो स्फीयर का सॉलिड स्फीयर का दोनों का पूछा जाता है। हॉलो स्फीयर का अगला डेरिवेशन में देखेंगे, बट इसको नोट कर लीजिए आप। तो वी कैन से E is proportional to small r and E is proportional to 1/r²। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूलाज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला KQ/r², ये तो पता ही है, पॉइंट चार्ज की तरह सोच सकते हो अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए देख रहे हो। इनसाइड पॉइंट के लिए देख रहे हो तो K टोटल चार्ज इंटू स्मॉल r/r³ कैपिटल R³, या ρr/3ε0। बोथ फॉर्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली इसको याद रखने में हेल्प करता है आपको। चलो, आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर, एंड दिस डेरिवेशन से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला फॉर्मूला है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 8th वेरिएशन में जा रहे हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज होगा, बिकॉज अंदर तो मास है ही नहीं, मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर कोई मटेरियल हो, है ना, चार्ज इज ए मटेरियल। ओके, सो अगला वेरिएशन हॉलो स्फीयर, हम लोग 9th वेरिएशन पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपका 9th वेरिएशन हो जाएगा या 8th वेरिएशन है, हॉलो स्फीयर 8th वेरिएशन है। ओके, देन सॉलिड स्फीयर है, देन कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो मैं आपको 8th वेरिएशन पे लेके जा रहा हूँ, हॉलो स्फीयर। शेप्स पे जाके ये वाला कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये आपका हॉलो स्फीयर है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे होगा, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे हो सकता है, अंदर तो मास है ही नहीं, है ना। इसका कैपिटल R रेडियस है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो गॉस लॉ बोलता है E.dA, जिसको फ्लक्स बोलते हैं, E.dA को E.dA साइक्लिंग इंटीग्रल इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग गॉस लॉ के नाम पे पढ़ते हैं। तो देखो, इनसाइड अगर मैं ले रहा हूँ, अगर इनसाइड में कोई पॉइंट ले रहा हूँ एट ए स्मॉल डिस्टेंस r, और यहाँ पर एक स्फीयर बना देता हूँ, तो इसका एनक्लोज चार्ज कितना है, चार्ज तो सरफेस पे, तो E इनसाइड इज इक्वल 0 एज Q इन इज इक्वल 0। तो E इनसाइड का फॉर्मूला 0 है, वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। और आउटसाइड के लिए तो कोई लॉजिक का ही मतलब नहीं है, बिकॉज शेल थ्योरम बोल रहा है पूरे को पॉइंट चार्ज मान लो। अगर पॉइंट चार्ज मान लिया, चार्ज को सेंटर में मान लो, तो कोई भी डिस्टेंस आउटसाइड के लिए, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, E इज इक्वल टू KQ/r²।
तो देखो इसमें इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, आउटसाइड में 1/r² के प्रोपोर्शनल। आउटसाइड सिमिलर टू सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सबके लिए, सॉलिड बॉडी के लिए जो है वैसे ही वेरिएशन आउटसाइड के लिए सबके लिए शेप होगा। कोई भी स्पेरिकल शेप हो आउटसाइड के लिए सबका वेरिएशन k³ है। इनसाइड का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में वेरिएबल होता है। बाकी कंडक्टिंग सॉलिड हो तो भी अंदर तो चार्ज आ ही नहीं सकता, उसका भी 0 होता है। कंडक्टिंग सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो तो अंदर 0 होगा, बिकॉज अंदर मेटल नहीं है इसलिए। तो याद रखना है, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग अभी। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो यहीं पे होगा, यहाँ पर 0 होगा, इनिशियली 0 होगा। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², e प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर e इक्वल टू 0 है, ये पूरे लाइन पे e इक्वल टू 0 है। x एक्सिस रिप्रेजेंट्स y0, ये आपको पता है। तो यहाँ पर 0 है, सडनली वेरी होगा। ये डिस्टेंस आपका हाईएस्ट वैल्यू होगी k³/r²। जैसे ग्रेविटेशन का सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है gm/r², 9.8। प्लैनेट के दूर जाओगे घटेगी, अंदर जाओगे तो भी घटेगी। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, बट यहाँ पर अंदर तो 0 है, बिकॉज अंदर कोई मास नहीं है, सरफेस पे ही मास है। चलो, तो मास और चार्ज सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर फॉर्मूला सबके सेम दिखते हैं। ओके, तो ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ग्राफ्स को ऑप्शन में दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है तो पीछे वाला ग्राफ, सॉलिड है कंडक्टिंग है तो भी यही ग्राफ। सॉलिड कंडक्टिंग के लिए ये ग्राफ एंड हॉलो स्फीयर के लिए ये ग्राफ, याद रखना। चलो, देन हम लोग 9th वेरिएशन सिलेंडर पे आने वाले हैं, सिलेंडर के लिए आने वाले हैं। तो सिलेंडर में क्या लॉजिक लगाएंगे, सिलेंडर के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, उसके लिए भी गॉस लॉ यूज़ करेंगे। इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स के डेरिवेशंस देखेंगे हम लोग। ओके, सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। ओके, सॉलिड सिलेंडर ले रहे हो आप, फॉर्मूलाज बुक टू बुक वेरी करेंगे, कभी रो के टर्म में कभी लैम्बडा के टर्म में दे सकते हैं। तो हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो इनफाइनाइट है, पहली बात तो इनफाइनाइट सॉलिड्स के लिए कर रहे हैं। अगेन नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनफाइनाइट वाले काम में आता है, वही करा रहा हूँ मैं आपको, है ना। इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका सिलेंडर है। चलो, सिलेंडर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, है ना। ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर ये है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, जिसका रेडियस कैपिटल R है। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे नॉन एंडिंग है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा सिलेंडर है। ओके, जिसकी डेंसिटी कैपिटल रो है। डेंसिटी क्या है? रो है, रो इज़ द डेंसिटी। तो इसमें पहले इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड पॉइंट R इज लेस देन कैपिटल R। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ले लिया एलिमेंट और एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया। ओके, तो इस सिलेंडर का हम लोग देखना चाहते हैं, वेयर स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस, स्मॉल r इज़ द एनक्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ऐसे आउटवर्ड स्प्रेड होती है कोई भी चार्ज बॉडी से, है ना। तो इसके 3 सरफेस दिख रहे हैं मेरे को, एक तो ये फ्लैट डिस्क टाइप सरफेस, नीचे एक डिस्क टाइप और एक कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 3 सरफेस के कारण, फ्लैट डिस्क 2 बार आएगी और एक कर्व्ड सरफेस के कारण। अब सोचो E डॉट डी ए मतलब E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। E डॉट डी ए फॉर्मूला क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो फ्लैट डिस्क के लिए ये आपका डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है सरफेस पे, है ना। सरफेस के ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस प्लेन में जा रही है। तो बट एरिया वेक्टर कैसा होता है? दिस इज द एरिया वेक्टर। तो ये 90 डिग्रीज बना रहे, तो 90 डिग्री बनाने से E डॉट डी ए कॉस 90 0। तो यहाँ पर E इज परपेंडिकुलर टू एरिया, दैट्स वाई इट इज 0। ओके, ये 0 क्यों समझ में आ गया। अब कर्व्ड सरफेस के लिए 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ l। इसका मैं लेंथ मान लेता हूँ l है। ओके, तो इसके लिए रहेगा
इसके लिए 0 हो जाएगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। ये समझ में आना चाहिए डिस्क के कारण मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। ओके, 3 सरफेस है, डिस्क, कर्व्ड सरफेस, नीचे एक डिस्क। तो आप इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज भर गया। चार्ज कैसे भर जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का डेंसिटी लिखो इंटू वॉल्यूम लिखो। तो यहाँ पर ई डॉट डी ए मतलब ई कितना हो गया अननोन है, डी ए कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एल इंटू कॉस 0, बिकॉज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ पैरेलल है, कॉस 0 इज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वेयर एल, पाई आर स्क्वेयर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, आर स्क्वेयर पाई आर कट जाएगा, एक आर बचा हुआ है, एल और एल कट जाएगा। तो मेरे को ई की वैल्यू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइप दिख रही है। रो इंटू आर बचा हुआ है, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई इनसाइड कैसे वेरी हो रही है, डेंसिटी के साथ, रेडियस के साथ वेरी हो रही है लीनियरली। आउटसाइड के लिए देख लेते, अभी आउटसाइड के लिए देख रहे हैं हम लोग। ओके, आउटसाइड के लिए जो वेरिएशन होगा वो देखने वाले। तो आउटसाइड के लिए अगर मैं एलिमेंट लूँ यहाँ पर कोई ऐसे ही सिलेंडर ले लूँ बार, जिसका रेडियस r इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R सेंटर से। ओके, तो आप देखो इसमें भी फ्लैट का तो 0 ही हो जाएगा, रिंग का रहेगा। तो एरिया जो कौन सा लिखोगे, ये वाला। बट चार्ज कहाँ तक होगा, चार्ज तो सिर्फ यही तक है। तो चार्ज लिखते हो पाई कैपिटल R को लिखोगे, है ना। तो ई डॉट डी ए, ई फ्लैट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ई कर्व्ड होगा नॉन जीरो। ओके, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब ई का ई लिखो, एरिया क्या लिखोगे, पाई, यहाँ जैसे लिखा था 2 पाई आर, सेम लॉजिक 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो लिख रहे हो, जहाँ पर चार्ज एनक्लोज है, चार्ज तो सिर्फ यहाँ तक ही है, चार्ज तो सिर्फ इस रीजन में है ना, चार्ज तो इस सिलेंडर के बाहर है ही नहीं। तो सिलेंडर तक का ही वॉल्यूम लिखो, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू लेंथ एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पाई गया, एल और एल गया, तो ई की वैल्यू रो कैपिटल आर स्क्वेयर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर इस तरह की हो जाएगी। तो 1/r के प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब डेंसिटी के टर्म में, के टर्म में लिखवा देते, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही याद रखो, रो आर स्क्वेयर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, रो आर स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 1/r आ गया और इस पर प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका ग्राफ देख लो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस स्मॉल आर का। तो अंदर जो है लीनियर वेरिएशन है, बाहर 1/r का वेरिएशन है। तो अंदर वेरिएशन जैसा है, स्ट्रेट लाइन है अंदर, और बाहर जो है इनवर्स में है, ई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। तो ये सिलेंडर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं मानता हूँ, तो ये इसको भी याद रख सकते हो। ग्राफ का वेरिएशन पूछ सकता है तो याद रखना, अंदर अगर सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर वेरिएशन ऑलवेज लीनियर आता है, सॉलिड सिलेंडर हो या सॉलिड स्फीयर हो। आउटसाइड 1/r स्क्वायर आएगा स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए 1/r आएगा, सिलेंडर के लिए 1/r आएगा। सो दीज आर द सम अमेजिंग डेरिवेशंस विच यू हैव लर्नड। नाउ कुछ अमेजिंग ट्रिक्स देखेंगे इन फॉर्मूलाज को रिकॉल करने के लिए, और कैसे इसको 2-2 लाइन में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये सारे डेरिवेशंस को एक बार रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का फॉर्मूला भी दे रहा हूँ आपको। तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े, पहला फॉर्मूला हमने जो पढ़ा वो यूनिफॉर्म रॉड के लिए था, तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया था आपको के लैम्बडा बाई के क्यू बाई एल इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। यूनिफॉर्म रॉड
टॉपिक लिख लेना यूनिफॉर्म रॉड। आर्क के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन रिंग के लिए देखा था एक्सेल पॉइंट के लिए के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। ओके, इसका ई मैक्स होता है, उसकी कंडीशन होती है x इक्वल टू प्लस आर माइनस आर बाई रूट 2, एक्स इक्वल टू प्लस आर माइनस आर बाई रूट 2। ये कंक्लूजन आपको याद रखना है ना। रिंग देखा, आर्क देखा, देन हमने देखा डिस्क E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 पाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला आपको याद रखना है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला। ओके, मैं इंपॉर्टेंट को येलो कलर से भी मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ओके, देन अगला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इसका ई परपेंडिकुलर के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है। थीटा 1 थीटा 2 ऑपोजिट में सेंस ऑफ लिए थे। ई पैरेलल का फॉर्मूला आता था के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसका इंपॉर्टेंट जो होगा वो इनफाइनाइट वायर के लिए हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई डी। तो थोड़ा थोड़ा ये इस फॉर्मूला से कंपेयर कर 2k लैम्बडा बाई डी टाइप तो है ना। तो डी और आर एक ही बात है, डिस्टेंस है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, प्रूव करेंगे हम लोग, इसको यूज़ करेंगे कभी सिमिलरिटी के साथ। तो ये फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है। देन अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा था सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, इसके फॉर्मूलाज के क्यू बाई आर स्क्वायर टाइप ही होते। तो ई इनसाइड फॉर सॉलिड जो हो जाएगा, ये लो है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, के क्यू आर बाई आर क्यूब और रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, ई आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी हॉलो के लिए भी वही हो जाएगा। हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग को हो तो भी चलेगा। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। ई इनसाइड हो जाएगा 0, ई आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर। आउटसाइड के स्मॉल आर लिख लेते हैं। ओके, सो दीज फॉर्मूलाज आर एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये फॉर्मूलाज की आप एक अच्छे से शीट बनाइए, ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। सिलेंडर को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, उसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट एटलीस्ट डिस्क का, रिंग का, आर्क का, स्ट्रेट वायर का, स्पीयर का, इतना सबको पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ। आई होप दिस इज़ क्लियर। दो कुछ अमेजिंग ट्रिक्स, कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इसको यूज़ करने के लिए। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्ट्रेट वाला फॉर्मूला कितना घटिया है, दो फॉर्मूला याद रखने, पैरेलल के लिए अलग, परपेंडिकुलर अलग, एंगल सोचना है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रेट वायर है, फॉर्मूला है, ट्रिक है, रिमूव द लाइन, मेक एन आर्क। रिमूव द लाइन, मेक एन आर्क। ये क्या बात हुई सर, समझो इसको। अगर मैं आर डिस्टेंस पे, डी को मैं आर मान रहा हूँ अभी, आर डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूँ, थीटा 1 थीटा 2 आपको दे दिया कुछ, मान लेते थीटा 1 इज गिवन एज 20 डिग्रीज और थीटा 2 इज गिवन एज सम 60 डिग्रीज। ओके, ऐसा कुछ। तो मैं इसको हटा के, रिमूव द लाइन, इस स्ट्रेट लाइन्स को हटा दो या इस एज को ज्वाइन करो, इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो आर्क से। तो मैं इसको ऐसे आर्क बनाऊँ, यहाँ से इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक का आर्क बनाना है आपको, है ना। तो ये पूरा एंगल कितना कवर कर रहा है, अल्फा एंगल कवर कर रहा है मान लेते हैं। ये अल्फा कितना हो गया, 20 + 60 हो गया एट दिस पॉइंट। टोटल एंगल हो गया 80 डिग्रीज। टोटल एंगल हो गया, जो भी एंगल है थीटा 1 + थीटा 2 जो एंगल है आपका, वही आपका अल्फा हो जाएगा 80 डिग्रीज। मतलब बेसिकली अल्फा इज नथिंग बट थीटा 1 + थीटा 2। ओके, तो आर्क वाला फॉर्मूला का आंसर होता है 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2।
तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके बाइसेक्टर पे, टोटल 80 है तो 40 डिग्रीज पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ई पैरेलल ई वेक्टर ई परपेंडिकुलर दोनों को वेक्टर समय ऐड करने से जो आंसर आने वाला है वही डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्या बढ़िया ट्रिक है, आप सोचो इतना घटिया से 2 फॉर्मूला याद रखने से अच्छा, E इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 आर्क वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाएंगे, जस्ट इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी θ1 प्लस θ2 है बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये एनक्लोज करना है, θ1 θ2 नहीं, इसको एनक्लोज करो, उसको बाई 2 करो, एनक्लोज करो बाई 2 करो, वायर को एंड करो। अगर इनफाइनाइट वायर होता, आप सोचो इनफाइनाइट वायर तो एनक्लोज ही नहीं होता एट ए डिस्टेंस आर, तो θ1 θ2 कितना हो जाता आपका 90 हो जाएगा, दोनों 90 हो जाएगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा 180, अल्फ़ा हो जाएगा 180। तो आपने अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला 180 के लिए दिखा हुआ है, अल्फ़ा के लिए 180 लिखो यहाँ पर, 180 बाई 2 इज़ 90, साइन 90 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1, सॉरी साइन 90 इज़ 1। तो ई फॉर्मूला 2k लैम्बडा बाई आर इंटू 1 हो जाएगा, ख़त्म। इनफाइनाइट वायर कितना इजी हो गया, आप सोचो, वायर को क्लोज करो उस पॉइंट से, θ1 प्लस θ2 बाई 2 ले लो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कहानी, है ना। कोई दिमाग नहीं लगाना है, आर्क को क्लोज करना है, बाई सेक्टर पे आंसर आने वाला है और फॉर्मूला हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। सो दिस फॉर्मूला बेसिक रिंग आर्क का फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए मैंने बोला था यूज़ कराऊंगा आपको, तो ये इस तरह से यूज़ करना है। अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारी बुक्स में कहीं पर भी मिलेगा नहीं, है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज अमेजिंग ट्रिक, यू शुड रिमेंबर दिस सो दैट आपका एग्जाम का टाइम बहुत बच जाएगा। दूसरा अमेजिंग ट्रिक, डिस्क के लिए सिलेंडर देखा था, सिलेंडर का कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला लग रहा था, तो मैं सिलेंडर के लिए एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कोई भी सिलेंडर हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम, तो आप क्या लोगे, सेंटर से 1 मीटर का सिलेंडर, ओके, सेंटर से 1 मीटर का सिलेंडर ले लो और 2k बाई आर, देखो फॉर्मूला हो जाएगा 2k बाई आर इंटू चार्ज एनक्लोज इन 1 मीटर ऑफ लेंथ, चार्ज एनक्लोज इन 1 मीटर ऑफ लेंथ, 2k बाई आर चार्ज enclosed in 1 मीटर ऑफ सिलेंडर। तो बहुत बड़ी टेक्निक है, 2k बाई स्मॉल आर, 2k बाई स्मॉल आर है, वेयर स्मॉल आर इज वेरिएबल, स्मॉल आर जो है वेरिएबल है, वो इनसाइड भी हो सकता है, ये कैपिटल आपका रेडियस है ना, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। तो इसको देखो ई इनसाइड के लिए लिख रहे हो तो आप लिखो 2k बाई आर, जैसे 2k लैम्बडा बाई आर तो रटा हुआ है, वैसे ही डेंसिटी इंटू पाई, देखो इसका इसके अंदर जो चार्ज आएगा इसका लेंथ 1 मीटर ले लो, लेंथ तो 1 मीटर क्यों लिया है, बिकॉज एल कट रहा था, हमने देखा था गॉस लॉ से, तो 1 मीटर लेने से क्या होगा, उसका लेंथ का कोई यूनिट वैल्यू नहीं आएगा। एरिया इस वॉल्यूम में कितना चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर में जो एरिया होगा इंटू वॉल्यूम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 1, बस यही हो गया इनसाइड। ये आउटसाइड, अगर ये चार्ज बाहर होता, मतलब ये बाहर होता, ऐसे पॉइंट होता, कैपिटल आर ये, स्मॉल आर ये होता, तो ई आउटसाइड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2k बाई आर, सब में 2k बाई आर लिख दो, इंटू डेंसिटी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू 1, बिकॉज चार्ज तो अंदर ही है, चार्ज तो यहाँ तक ही है ना, चार्ज तो इसी रीजन में है, बाहर नहीं है चार्ज, बाहर चार्ज नहीं है, तो यहाँ तक ही आपको चार्ज लिखना है। तो पाई आर स्क्वेयर एरिया इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ 1 मीटर का सिलेंडर, सिलेंडर तो आपको 1 मीटर का ही लेना है, 1 मीटर का ही सिलेंडर लेना है, तो इंटू 1। सो डायरेक्ट फॉर्मूलास डिराइव करने का तरीका 2k बाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इंटू चार्ज एनक्लोज इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर। टेक्निक याद रखो, बहुत इंटरेस्टिंग,
चार्ज एंक्लोज्ड इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर, चार्ज एंक्लोज्ड इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। 1 मीटर सिलेंडर में जो चार्ज भरा हुआ है उसको लिख दो इंटू 2K/R, 2K/R इंटू 1 मीटर के अंदर चार्ज, 1 मीटर डिस्टेंस में जितना चार्ज भरा हुआ है। आउटसाइड इनसाइड दोनों लिखवा दिया मैंने आपको, सिंपल कॉमन सेंस वाला लॉजिक लगाना है, आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। E.dA की ज़रूरत नहीं है ना। E.dA से वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई पाई कटेगा, R की वैल्यू दी होगी, तो सिंपल लॉजिक ये याद रखो, बहुत इजीली डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तीसरा इंपॉर्टेंट इमेजिंग ट्रिक, मैंने एक इमेजिंग ट्रिक बताया, स्ट्रेट वायर को हटाओ, मेक एन आर्क एंड अल्फा इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2, अल्फा इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2 बाई 2, है ना। अल्फा बाई 2 फॉर्मूला में यूज करने वाला हो, अल्फा क्या है, θ1 प्लस θ2 ले दो, खत्म। देन थर्ड सेकेंड वेरिएशन हमने देखा था सिलेंडर के लिए, इनसाइड आउटसाइड के लिए 2K/R इंटू चार्ज एनक्लोज इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर। तीसरा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर रिंग का तो पता है एक्सियल डिस्टेंस का फॉर्मूला KQ(x/r² + x² होल पावर 3/2, सेम फॉर्मूला अगर मैं एक ट्राइंगुलर पॉइंट लूँ, एक ट्राइंगल लूँ, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, इसके सेंटर क्या होता है, पहली बात तो इसका सेंटर होता है सेंट्रॉइड। ऐसे ही स्क्वायर ले लूँ, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इसके सेंट्रॉइड से x डिस्टेंस दूरी पे, मतलब इसके सेंटर तो यहाँ पर आ गया, इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, तो सेंटर का दूरी को मैं मान रहा हूँ a है, इस दूरी को मैं मान रहा हूँ a, ये आप निकाल सकते हो यहाँ पर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इस 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड को, तो आप इसको इजीली डिराइव कर पाओगे। ये तो आपको दिख रहा है L² + L² का √2, मतलब L/√2 होगा। वैसे कोई भी शेप के लिए हेक्सागन हो जाए, है ना, पेंटागन हो जाए, इसके सेंटर से हेक्सागन के लिए अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, चार्ज कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पर, पहली बात तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, अनइक्वल होगा तो भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी बेसिक फॉर्मूला ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आप लिखोगे, अगर 2 पॉइंट चार्ज है, ओके, उसके सेंटर से दूरी a है, ये आपका सेंटर है, यहाँ पर Q है, ये डिस्टेंस आपका d है, तो KQ टोटल, ये डिस्टेंस आपका x है, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ टोटल इंटू x बाई a² + x² होल पावर 3/2। वरना ये 3D ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, और इन सब का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, उन सबको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, तब फॉर्मूला आंसर बनता है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाती है, सारे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक क्या है, K इंटू Q टोटल इंटू एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर को नहीं तो सर्कल नहीं है, तो सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास वाला लोकेशन, तो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट, इसको मैं सेंटर बोल रहा हूँ। सेंटर मतलब उसका सिमेट्रिकल सेंटर, KQ टोटल इंटू x बाई a² + x² होल पावर 3/2। ट्राइंगल के लिए Q टोटल हो जाएगा 3Q, इसके लिए 4Q, इसके लिए 6Q, जो भी टोटल चार्ज है, KQ टोटल इंटू एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन a² + x², वेयर a इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड और सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज द डिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसके सिमेट्रिकल सेंटर ये है, यहाँ पर इसका सिमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर है ना। तो पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोल सकते हो, वहाँ पर a² + x² होल पावर 3/2। सो दिस इज हाउ यू फाइंड फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपका थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। तो 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स सीखे हम लोगों ने। एक है स्ट्रेट लाइन हटाओ, मेक एन आर्क एंड θ1 + θ2 को अल्फा मान लो, तो 2K λ/r sin α/2, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक d ही r है, ओके। देन दूसरा टेक्निक हमने सीखा था
सिलेंडर के लिए, सिलेंडर को हमने क्या माना है, सिलेंडर के अंदर एक 1 मीटर का सिलेंडर बना लो, अंदर बाहर जो भी डिस्टेंस पूछा गया वहाँ पर, और 2k/r, 2k/r और k λ/r फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, k λ/r 2k/r इंटू चार्ज एंक्लोज इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर, चार्ज एंक्लोज इन 1 मीटर ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो कोई भी शेप के लिए, पॉलीगॉन के लिए, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या क्यूब, कोई भी शेप के लिए सेंटर पे निकालना हो, स्क्वायर के लिए, पॉलीगॉन कोई भी, इस पॉलीगॉन को इनफाइनाइट साइड कर लो तो वो इनफाइनाइट एजेस को ज्वाइन करो तो सर्कल बन जाता है, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया हमने, kqx/r² + x² होल पावर 3/2। क्यू क्या हो गया, टोटल चार्ज, kq टोटल चार्ज इंटू x, r कौन है, a इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल पॉलीगॉन। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना जरूरी है इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए। नॉन सिमेट्रिकल के लिए कुछ और फॉर्मूला है, थोड़ा सा वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला से आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।